हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल स्टडी जोन विद शेखर सर। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन एवं प्रकाश के प्रकीर्णन एवं प्रकाश के विक्षेपण के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने लेंसों के द्वारा अपवर्तन के बारे में पढ़ा था एवं उनके द्वारा जो प्रतिबिंब निर्माण हो रहा था उनके बारे में पढ़ा था। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज का टॉपिक, हमारा पहला टॉपिक है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। तो सबसे पहले हम प्रिज्म के बारे में जानेंगे, प्रिज्म क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले प्रिज्म के बारे में देख लेते हैं, प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म एक पारदर्शी ठोस वस्तु होती है जिसकी दो सतहें त्रिभुजाकार तथा तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होती हैं, प्रिज्म कहलाता है। तो क्या होता है, ये एक ठोस पारदर्शी वस्तु होती है जिसकी दो सतह कैसी होती है, त्रिभुजाकार, और तीन कैसी होती है, आयताकार पृष्ठ होते हैं। तो ये जो हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये क्या है, एक प्रिज्म है। तो इसको देख सकते हैं कि इसमें ये दो कैसी है, त्रिभुजाकार पृष्ठ होती है। दो त्रिभुजाकार कैसे होते हैं, आधार, एक ये रहा और एक इसके जस्ट सामने, इस तरीके से ये होता है। तो दो तो इसमें त्रिभुजाकार आधार हो गए और तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होती हैं। आयताकार पृष्ठ यहाँ पे देखो, ये देख सकते हैं, पहली पृष्ठ ये रही, दूसरी पृष्ठ इसके जस्ट पीछे होती है इसी तरीके, और एक नीचे जो आधार होता है आयताकार, वो पृष्ठ होती है। तो इसमें इस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तीन तो इसमें क्या हो गए, आयताकार पृष्ठ हो गए, एक, दो और ये तीसरा। तो तीन तो इसमें आयताकार पार्श्व पृष्ठ होती हैं और दो क्या होती है, इसमें दो होती है त्रिभुजाकार सतह आधार, ये ठीक है। तो इस तरीके की संरचना होती है जो पारदर्शी वस्तु होती है, वो क्या कहलाती है, प्रिज्म कहलाती है। ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके हुए होते हैं। ये जो पृष्ठ है, आप इस तरीके से देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये एक पृष्ठ ये रहा और एक इसके जस्ट पीछे, ये एक दूसरे पे झुके हुए होते हैं। तो इसके दो पार्श्व पृष्ठों के बीच का जो कोण होता है वो प्रिज्म कोण कहलाता है। यहाँ पे दो पार्श्व पृष्ठ मतलब एक तो ये रहा इस तरीके से, ये इसका आधार, ये इसका नीचे का जो पृष्ठ है, इस पर ये एक पृष्ठ हो गया, आयताकार पृष्ठ हो गया। अब इसके ऊपर दो जो पृष्ठ होते हैं वो सटाकर रखे जाते हैं, एक इस तरीके से ये रहा और एक इससे सटा के ऐसे रखा जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, एक पृष्ठ ये रहा और एक ये रहा। तो ऐसे इस आयताकार पृष्ठ के ऊपर इनको इस तरीके से सटा के रखा जाता है। तो यहाँ पे ये जो इनके बीच का जो कोण होगा, ये वाला कोण, ये कोण क्या होगा, प्रिज्म कोण कहलाएगा। ये जो कोण होता है ये क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण कहलाता है, ठीक है। ये जो यहाँ पे जो कोण बनेगा इन दोनों पृष्ठों के मध्य, आयताकार ये वाली और इसके पीछे वाली, मतलब ये और ये, इनके मध्य जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं हम, प्रिज्म कोण कहते हैं। और जो प्रिज्म होता है वो सामान्यतः कांच या प्लास्टिक या किसी क्रिस्टल का बना होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन जो होता है वो कैसे होता है, उसके बारे में देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले तो एक प्रिज्म ले लेते हैं हम। तो प्रिज्म की जिस जो आकृति होती है वो ऐसे दिखाई देती है, बस केवल इतनी, ठीक है। इधर से कोई प्रकार, ये जो अभी हमने पहले इमेज में देखा था, तो इस तरीके की आकृति दिखाई देती है जब प्रिज्म को हम रखते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक, जब प्रकाश को हम इससे गुजारते हैं तो एक किरण लेते हैं। जैसे मान लो कोई किरण पी क्यू है, ये आगे बढ़ती है इस तरीके से और बिंदु ये यहाँ पे एक कोई आपतित किरण कौन सी है, पी मान, यहाँ से पी बिंदु से स्टार्ट होती है और ई तक जाती है। तो ये एक किरण कौन सी हो गई, आपतित किरण क्या हो गई, पीई, ठीक है। जब ये एक पृष्ठ से, जब ये प्रिज्म के एक पृष्ठ से प्रिज्म के अंदर प्रवेश करती है, तो जिस कहाँ पे टकरा, किस बिंदु पर, ये जो एबी पृष्ठ है इस पर कोई बिंदु ई है, इस बिंदु से ये किसमें प्रवेश करती है, प्रिज्म के अंदर प्रवेश करती है।
तो अब माध्यम चेंज हो रहा है, बाहर माध्यम हवा है और अंदर कांच है। प्रिज्म किसका बना होता है? कांच का बना होता है, प्लास्टिक का बना हो सकता है, माध्यम तो माध्यम होता है। तो जब प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित होती है तो आपतित किरण क्या हुई? पी, हमने पी मान लिया ऐसे। तो जब आपतित होती है तो अब ये जो बाहर हवा है ये कैसा माध्यम है? विरल है। और जो कांच है ये कैसा होता है? सघन होता है। तो जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अवलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि उसकी गति कम हो जाती है। तो ये जानी तो इस तरीके से चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही अपवर्तन होता है, इसका कांच में प्रवेश करती है, तो इस पे बिंदु ई पर एक अवलंब खींच लेते हैं हम इस तरीके से, एन डैश। तो जब हम इस पर एक अवलंब खींचते हैं, अवलंब की ओर जानी तो इस तरीके से चाहिए थी, लेकिन ये ऐसे ना जाकर ये अवलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। ये अवलंब हो गया और ये किरण ऐसे ना जाके ऐसे जाएगी, ठीक है। तो अवलंब की ओर झुक जाती है। अब यहां से जब ये इसके अंदर प्रवेश करती है प्रिज्म के, अब ये माध्यम चेंज हो गया, तो अंदर जो किरण गति करती है वो किरण क्या कहलाएगी? अपवर्तित किरण। ये तो आपतित किरण हुई पी ई, और आगे जब अंदर जो किरण चलती है वो उसे क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण क्या हुई इसमें? ई पी। अपवर्तित किरण क्या हुई? ई पी। अब ये गमन करने के बाद लेंस के एसी पृष्ठ, ये एसी पृष्ठ हो गया, एसी पृष्ठ पर किसी बिंदु एफ से ये बाहर निकलती है। अब बाहर निकलेगी किस बिंदु से? एफ से। तो एफ पर एक हम लंब डाल लेंगे। अब ये तो हो गया सघन माध्यम और ये हो गया विरल माध्यम। तो जब सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से कैसे हटेगी? दूर हटेगी। क्यों? क्योंकि कणों जो प्रकाश की गति है वो क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। तो जैसे ही ये एफ बिंदु से ये बाहर हटती है तो ये ऐसे ना जाकर, ये अविलंब है तो अविलंब ऐसे ना जाकर ये अविलंब से दूर हट जाती है, तो इस तरीके से निकल जाती है, ठीक है। तो जो निर्गत किरण है वो कौन सी हुई? एफ एस। एफ एस क्या हुई? निर्गत किरण। अब हम देखते हैं कि जो किरण आपतित किरण होती है पीई, इसको आगे दिशा में जब हम बढ़ाते हैं, जब हम इस दिशा में इसे बढ़ाते हैं किरण को, ई को, किरण ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन किरण अंत में जो लास्ट रिजल्ट होता है वो कैसे जाता है? इस तरीके से जाती है किरण, ठीक है। तो हम इधर से इस बिंदु को, इस किरण को आगे बढ़ाते हैं तो ये इस किरण को, आपतित किरण पी एच को काटती है। तो इस किरण को जब जो निर्गत किरण एफ एस से आगे बढ़ाते हैं तो ये आपतित किरण पी एच को जी बिंदु पर काटती है, और ये आपतित किरण हो गई इस तरीके से, और ये क्या हुई? निर्गत किरण हो गई। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है, जो अंतर आता है, विचलन आता है, ये विचलन का मतलब अपने मार्ग से अलग हो जाना। तो मार्ग ये था, कितना विचलन आया? इतना विचलन आया। कौन सा कोण? डी। कितना विचलन आया? डी। तो ये विचलन डी आया, इसे क्या बोलेंगे हम? विचलन कोण। तो कोण डी को क्या बोलते हैं? विचलन कोण, जो किस किस के मध्य बनता है? आपतित किरण पी एच तथा निर्गत किरण एफ एस के द्वारा बनता है, ठीक है। तो यही था इसमें, प्रिज्म के द्वारा जब अपवर्तन होता है तो जो किरण होती है वो अपने माध्यम से इस तरीके से अपनी दिशा से विचलित हो जाती है, ठीक। तो ये प्रिज्म का अपवर्तन था। आई होप आप समझ पाए। इसे एक बार देख लेते हैं कि जब प्रकाश की किरण पीई, ये पीई किरण है, प्रिज्म के पृष्ठ AB से, ये AB पृष्ठ हो गया, तो AB पर आपतित होती है तो बिंदु E से अवलंब की ओर झुक जाती है। जब अपवर्तित किरण EF बिंदु F से कांच से बाहर निकलती है तो निर्गत किरण FS अवलंब से दूर हट जाती है। तो हम देखते हैं कि निर्गत किरण FS आपतित किरण PE की दिशा से कोण D से विचलित होती है। ये जो कोण, कितना कोण बना रही थी? ये आपतित किरण PE की दिशा में है, ये। तो इससे कितना कोण विचलन होती है? D कोण से विचलित होती है। तो इस कोण को क्या कहेंगे हम? विचलन कोण, ठीक है। आई होप आप समझ पाए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं प्रकाश के विक्षेपण के बारे में कि प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है। पहले विक्षेपण को जानेंगे हम। तो विक्षेपण क्या होता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो पहले विक्षेपण को देख लेते हैं। विक्षेपण वह घटना है
जिसमें श्वेत प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम जैसे प्रिज्म या जल की बूंद से गुजरता है तो अपने अवयवी रंगों में टूट जाता है। कहने का मतलब जब प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम से गुजारते हैं, प्रिज्म मान सकते हैं या फिर जल की बूंद मान सकते हैं, तो उनसे गुजरता है तो हम देखते हैं कि प्रकाश हमें विभिन्न रंगों का दिखाई देता है जो निकलता है, मतलब वो अपने अवयवी रंगों में टूट जाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं? विक्षेपण। विक्षेपण का मतलब अलग होना, विक्षेपण का मतलब टूटना। तो प्रकाश विभिन्न रंगों में टूट जाता है, तो ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का विक्षेपण। अब विक्षेपण मतलब विभिन्न रंगों में प्रकाश कैसे टूट जाता है, उसके कई कारण हैं। उसके कारण हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो श्वेत प्रकाश होता है वो कई तरंग दैर्ध्यों का मिश्रण होता है। जो श्वेत प्रकाश होता है वो कई तरंग दैर्ध्यों का मिश्रण होता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा हुआ प्रत्येक रंग का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। अब प्रत्येक रंग का अपवर्तन अलग अलग होता है, इसलिए उनका जो प्रकीर्णन होगा या फिर विचलन होगा वो अलग अलग होगा। और तीसरा पॉइंट है छोटी तरंग दैर्ध्य अधिक मुड़ती है जबकि बड़ी तरंग दैर्ध्य कम मुड़ती है। कहने का मतलब जिस रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा है वो कम मुड़ेगी और जिसकी तरंग दैर्ध्य कम है वो अधिक मुड़ती है। तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं, ये प्रिज्म में जब इससे कोई प्रकाश गुजारा जाता है तो ये विभिन्न रंगों में टूट जाता है। तो यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का विक्षेपण। और इसके कई कारण है, जैसे प्रकाश में कई प्रकार की कई तरंग दैर्ध्य पाई जाती हैं और सभी तरंग दैर्ध्य अलग अलग कोणों से विचलित होती है। ठीक है, और प्रत्येक रंग का अपवर्तन क्या होता है? अलग अलग होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं प्रिज्म से विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ बाह्य प्रिज्म। तो जब प्रिज्म से प्रकाश को गुजारा जाता है तो क्या होता है वो देखते हैं कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो हमें 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है जिसे हम प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक प्रिज्म है, जब इसे प्रकाश को किसी किरण को गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में टूट जाती है इस तरीके से। तो ये जो एक पट्टी प्राप्त होती है इस तरीके की, इसे क्या बोलते हैं हम? प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये 7 रंग हमें एक क्रम में दिखाई देते हैं जिसे हम निम्न शब्द के द्वारा आसानी से याद रख सकते हैं। मतलब इस शब्द के द्वारा हम इन 7 रंगों के सीक्वेंस को याद रख सकते हैं। बिबज्योर। तो बिबज्योर में जो शुरुआत का जो इसको डिफाइन करते हैं, तो जो V है वो वॉयलेट कलर को दिखाता है, जो I है वो इंडिगो को दिखाता है, और जो B है वो ब्लू को दिखाता है, G ग्रीन को दिखाता है, Y येलो को दिखाता है, और जो O है वो ऑरेंज को दिखाता है, और R किसको दिखाता है? रेड को दिखाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस तरीके से जो शुरुआत में जो कलर आता है वो रेड, ऊपर जो दिखाई देता है वो रेड, और अंत में जो दिखाई देता है नीचे वाली पट्टी पे वो नीचे जो रंग दिखाई देता है वो क्या होता है? नीचे वाला रंग वॉयलेट, और ऊपर रंग क्या दिखाई देता है? रेड दिखाई देता है। आगे देखते हैं ये, जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो श्वेत प्रकाश में उपस्थित विभिन्न रंगों की किरणों का प्रिज्म के द्वारा विचलन भिन्न भिन्न होता है। जैसा कि तुम्हें पता है कि जो प्रकाश होता है वो कई रंगों से मिलकर बना होता है, कई सारे रंग होते हैं इसमें। जब जैसे ही प्रिज्म से गुजरता है तो ये विभिन्न रंगों में जो विभिन्न रंग होते हैं वो अपने अपने जो मार्ग होते हैं उससे विचलित हो जाते हैं। मतलब जब प्रिज्म से गुजरता है तो विचलन होता है सभी रंगों का, और सभी रंगों का विचलन क्या होता है? अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि सभी रंगों की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है और सभी का अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है। जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी उसका विचलन सबसे कम होगा, और जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी उसका विचलन सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये जब प्रकाश किरण इस पे जाती है तो इस तरीके से जानी चाहिए थी, लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित होती है और इस तरीके से विचलित होती है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम, सबसे पहले रेड विचलित ऊपर का जो पार्ट होता है वो रेड होता है और नीचे नीचे का जो बैंगनी होता है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा डिस्पर्जन एंगल है या वो जो विचलन है वो सबसे ज्यादा किसका हो रहा है? वॉयलेट कलर का हो रहा है। किसका हो रहा है? वॉयलेट कलर का। और सबसे कम किसका हो रहा है? रेड का। रेड का ये रहा, वॉयलेट का
इतना है। तो सबसे ज्यादा विचलन किसका हुआ? वॉयलेट का हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या है? सबसे कम है। और रेड का सबसे कम विचलन होता है। क्यों? क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो लाल रंग की किरण का विचलन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग की किरण का विचलन सबसे अधिक होता है, क्योंकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है तथा लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, इसलिए इनका विचलन कम होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं आगे। सर्वप्रथम न्यूटन ने श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर यह बताया कि प्रकाश 7 रंगों का बना होता है। तो सर्वप्रथम ये जो प्रिज्म से प्रकाश को किसने गुजारा? न्यूटन ने गुजारा। और क्या बताया? कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश में असंख्य रंग होते हैं। जो प्रकाश होता है उसमें असंख्य रंग होते हैं, लेकिन हमारी आंखें मुख्यतः 7 रंगों को ही स्पष्ट रूप से देख पाती हैं। न्यूटन ने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को, मतलब जो जब प्रिज्म से प्रकाश को गुजारा था श्वेत प्रकाश को, तो हमें 7 रंगों का स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा था। अब न्यूटन ने क्या किया? इन 7 रंगों, जो 7 रंग प्राप्त हो रहे थे, इन्हें फिर से एक दूसरे प्रिज्म से गुजारा ताकि वो और अधिक रंग प्राप्त कर सकें। ठीक, तो उन्होंने देखा कि जब जो 7 रंग थे, जो 7 रंगों का स्पेक्ट्रम था, उसे दूसरे प्रिज्म से गुजारा, तो उन्होंने देखा जो स्पेक्ट्रम के सभी रंग जो थे वो पुनः एक श्वेत किरण के रूप में प्राप्त हो रहे थे। मतलब यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये प्रिज्म था, ठीक है, जब इससे प्रकाश गुजारा गया तो ये अपने विभिन्न रंगों में टूट गया। तो नीचे वाला जो रंग होता वो वॉयलेट था और ऊपर का था वो रेड था, इस तरीके से टूटा था। तो श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम इस तरीके से प्राप्त हो रहा था, ये देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से। अब इसे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा था, इसको क्या किया न्यूटन ने? पुनः दूसरे प्रिज्म से गुजारा। जब इसको दूसरे प्रिज्म से गुजारा तो उन्होंने देखा कि बाद में जो किरण निर्गत हो रही थी या जो प्रकाश प्राप्त हो रहा था गुजरने के बाद, वो कैसा प्राप्त हो रहा था? श्वेत प्राप्त हो रहा था। यहां से किरण अंदर गई और ये स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ और इस स्पेक्ट्रम को हमने फिर से एक प्रिज्म से गुजारा, तो क्या ही प्रकाश हमें कौन सा प्राप्त हो रहा था? प्रकाश, श्वेत प्रकाश ही प्राप्त हो रहा था। तो इस प्रकार उन्होंने रिजल्ट दिया कि जो प्रकाश होता है उसमें 7 रंग ही होते तो बहुत हैं, लेकिन हमें 7 रंग ही दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारी आंखें इनके लिए ही स्पष्ट संवेदनशील होती हैं। इससे स्पष्ट हुआ कि प्रत्येक प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं इंद्रधनुष के बारे में। इंद्रधनुष क्या होता है? तो कभी कभी वर्षा ऋतु में आकाश में 7 रंगों की एक धनुषाकार पट्टी दिखाई देती है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। हम देखते हैं हमारे, जब कभी बारिश के टाइम पे हम देखते हैं कभी कभी, तो आसमान में इस तरीके की पट्टी दिखाई देती है। तो इस पट्टी को क्या क्या कहते हैं? हम इंद्रधनुष कहते हैं। इसका मुख्य कारण यह होता है कि जो जल की बूंदें हैं, जल की बूंद में से जब प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो प्रकाश होता है उसका विक्षेपण हो जाता है और उसके अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। ऐसे में जो जल की बूंद होती है वो किसका काम करती है? प्रिज्म का काम करती है। तो जो जल की बूंद होती है वो प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है और जब प्रकाश उससे एंटर होता है तो प्रकाश के विभिन्न रंगों का क्या हो जाता है? विक्षेपण हो जाता है। इंद्रधनुष सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं इंद्रधनुष के लिए, जो इंद्रधनुष जब बनता है तो उसके लिए कौन कौन सी जो कंडीशंस होती हैं वो अप्लाई होती हैं, मतलब कौन कौन सी कंडीशन होंगी तभी इंद्रधनुष बनेगा। तो उसके लिए 3 शर्तें यहाँ पे दी हुई होती है। 3 शर्तें अगर अवेलेबल है या 3 शर्तें लागू हो रही हैं तो जो इंद्रधनुष होगा वो हमें दिखाई देगा। तो पहली शर्त है कि बारिश हो रही हो। क्या हो रही है? पहली शर्त है बारिश हो रही है। यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं, इस साइड में क्या हो रही है? बारिश हो रही है, ठीक है, ऐसे। और एक साइड में बारिश हो रही है और उसके जस्ट सामने दूसरी साइड में क्या हो? सूर्य निकला हुआ हो। दूसरी साइड में क्या हो? सूर्य निकला हुआ। इधर बारिश हो रही है और सूर्य निकला हुआ, मतलब धूप निकली हुई है, ठीक है।
और तीसरा है जो सूर्य है, जो व्यक्ति होता है जो जिसको मतलब इंद्रधनुष दिखाई देगा, सूर्य उसकी सूर्य की तरफ पीठ की ओर, मतलब जो सूर्य होगा वो उसकी पीठ के पीछे होगा, या फिर हम जो व्यक्ति है वो पीठ सूर्य की तरफ की ओर खड़ा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इधर बारिश हो रही है, पीछे क्या है, सूर्य चमक रहा है, और जो व्यक्ति है वो इस तरीके से खड़ा है कि जो सूर्य वो इसके पीछे है, इधर देख रहा है वो जिधर बारिश हो रही है। तो उससे क्या होगा, इंद्रधनुष दिखाई देगा, क्योंकि प्रकाश जब इससे यहाँ से सूर्य की प्रकाश की किरणें जब बूंदों से टकराएंगी तो बूंदें किसका काम कर रही है, प्रिज्म का काम कर रही है, और जब प्रिज्म का काम करेंगी तो वो क्या करेंगी, प्रकाश का विक्षेपण करेंगे, और उसे क्या दिखाई देगा, फिर इस तरीके से इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है, अब देखते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है। जब इंद्रधनुष में लाल रंग की पट्टी बाहर की ओर हो तथा नारंगी, पीला, हरा, नीला इत्यादि क्रमशः अंदर की ओर हो तथा अंत में बैंगनी पट्टी होती है तो उसे क्या कहेंगे, प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। कहने का मतलब जो ऊपर की जो बाहर की पट्टी है वो क्या होगी, रेड होगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो ऊपर की जो पट्टी क्या हो रही है, रेड हो रही है, और जो नीचे की जो पट्टी होती है नीचे नीचे की वो क्या होगी, वायलेट होगी, बैंगनी होगी। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की जो पट्टी है वो रेड है और नीचे क्या है, वायलेट, और अंदर उसी सीक्वेंस में नारंगी, पीला, हरा इत्यादि रंग होते हैं। तो इस प्रकार जो इंद्रधनुष बनेगा वो क्या होगा, प्राथमिक इंद्रधनुष होता है। इस इंद्रधनुष ये घटना कब होती है, इसमें क्या होता है कि जो सूर्य की किरण होती है वो उनका 2 बार अपवर्तन होता है। कितनी बार होता है अपवर्तन, 2 बार, और एक बार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे ही प्रकाश की जो किरण है जो वर्षा की बूंदें प्रवेश करती है तो एंट्री हो गई, तो अपवर्तन, तो पहली बार तो अपवर्तन यहीं स्टार्ट हो गया, माध्यम चेंज हो गया तो अपवर्तन हुआ। ठीक है, अब जैसे ही एंट्री होती है तो यहाँ से टकराने के बाद में यहाँ तक आती है, टकराई और अंदर ही ये, तो ये यहाँ से यहाँ तक एक बार टकराई है तो ये क्या होगा, अंदर क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितनी बार हुआ, एक बार, और जैसे ही यहाँ से बाहर निकलती है तो फिर अपवर्तन हो जाता है। तो इस तरीके से अपवर्तन कितनी बार हुआ, 2 बार, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितनी बार हुआ, एक बार। ठीक है, आई होप आप समझ पाए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है। तो द्वितीयक इंद्रधनुष के बारे में देख लेते हैं। इस इंद्रधनुष में बैंगनी रंग की पट्टी सबसे बाहर की ओर होती है तथा लाल रंग की पट्टी सबसे अंदर की ओर होती है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ऊपर इसमें क्या है, अपोजिट हो गया, इसमें ऊपर की कौन सी पट्टी है, बैंगनी रंग की है, और नीचे कौन सी है, लाल रंग की है, ऊपर क्या है, बैंगनी रंग। तो इस प्रकार का जो इंद्रधनुष प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे, द्वितीयक इंद्रधनुष। इसमें क्या होता है, इसमें प्रकाश की किरणों का 2 बार तो अपवर्तन होता है। कितनी बार अपवर्तन हुआ, 2 बार, और 2 बार ही क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे यहाँ से एक किरण, प्रकाश की किरण, इसमें एंट्री, ये वर्षा की बूंद है, इसमें एंट्री करी तो ये अपने रंगों में विभक्त हो जाएगी, तो ऊपर वायलेट हो जाएगा और नीचे रेड हो जाएगा। अब यहाँ पे टकराने के बाद में ये 2 किरणें हो गई। ठीक है, यहाँ से फिर इधर जाएगी, टकराएगी, बूंद के अंदर ही जाएगी और टकराने के बाद फिर टकराएगी और इस तरीके से बाहर निकल जाती है। ऐसे ही जो वॉयलेट कलर की जो पट्टी होती है वो ऐसे टकराएगी और ऐसे टकराने के बाद वो भी ऐसे निकल जाएगी। तो यहाँ पे एक बार तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ हो गया और एक कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। तो इस तरीके से परावर्तन कितनी बार हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन 2 बार, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन की, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो क्या होता है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं तो उनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या धूल के कई कण उपस्थित होते हैं तो जो प्रकाश उनसे टकरा के अनेक दिशाओं में फैल जाता है, इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं।
वास्तव में जो प्रकाश का प्रकीर्णन माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश का अवशोषण एवं पुनः उत्सर्जन होता है। जो प्रकीर्णन होता है वो सामान्यतः क्या है, जो कण होते हैं माध्यम के, उनके द्वारा प्रकाश का अवशोषण कर लिया जाता है और उसे पुनः उत्सर्जित किया जाता है। तो ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देना, सूर्यास्त व सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, गहरे साफ पानी का नीला दिखाई देना, ये किसके उदाहरण है, सभी प्रकीर्णन के उदाहरण हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि आकाश का जो रंग होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है। पहले हमारा इसका उदाहरण, प्रकीर्णन का एक उदाहरण देखते हैं। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? क्योंकि प्रकाश 7 रंगों से मिलके बनता है। ये हम सभी जानते हैं कि प्रकाश 7 रंगों से मिलके बनता है, जिनमें बैंगनी, जामुनी और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इनकी तरंगदैर्घ्य कम होती है और तरंगदैर्घ्य कम होगी तो इनका प्रकीर्णन ज्यादा होगा। कौन कौन से? बैंगनी, जामुनी व नीले। अब 3 कलरों का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, तो इसका मतलब यह है कि जिसका सबसे ज्यादा होगा वही कलर हमें दिखाई देना चाहिए। इस तरीके से तो हमें बैंगनी कलर दिखाई देना चाहिए, लेकिन हमें कलर कौन सा दिखाई देता है? नीला। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब ये तो क्लियर है कि इन 3 रंगों का, बैंगनी, जामुनी और नीला, इन तीनों का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, तो ये रंग आकाश में सर्वाधिक मात्रा में फैल जाएंगे। ठीक है। अब क्या होता है, यहां से कंडीशन से अप्लाई होती है कि जो प्रकाश होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में नीला रंग पाया जाता है। पहली कंडीशन क्या होती है, जो प्रकाश होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा रंग पाया जाता है? नीला रंग पाया जाता है। ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो प्रकाश होता है उसमें प्रकीर्णन 3 रंगों का सबसे ज्यादा होता है, बैंगनी, जामुनी और नीला। लेकिन जो प्रकाश होता है उसमें सबसे ज्यादा कलर कौन सा पाया जाता है? नीला रंग पाया जाता है। ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि प्रकाश में नीला रंग सर्वाधिक होता है। दूसरा, ओजोन परत बैंगनी रंग को रोक देती है। मेन पॉइंट क्या है? ओजोन परत। जो ओजोन परत होती है बैंगनी रंग को वही रोक देती है, ये आने नहीं देती। ठीक है। अब बैंगनी रंग, यहां से बैंगनी रंग कैंसिल हो गया, कौन सा बचा? नीला। ठीक है। तो और जो हमारा दूसरा पॉइंट ये क्लियर हो गया, पहला नीला रंग अधिक मात्रा में पाया जाता है, दूसरा बैंगनी रंग को ओजोन परत रोक देती है, और तीसरा हमारी जो आंखें होती हैं वो नीले रंग के लिए अधिक संवेदनशील होती हैं। इसी के कारण हमें हमारा जो आकाश होता है उसका रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। आई होप आप समझ पाए हैं कि नीला रंग क्यों दिखाई देता है। क्योंकि प्रकीर्णन किसका होता है? नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता तो बैंगनी और जामुनी का भी है, लेकिन जो बैंगनी होता है उसे क्या है? ओजोन परत ऑब्जर्व कर लेती है। ठीक है। और दूसरा, हमारी आंखें होती हैं वो नीले रंग के लिए अधिक संवेदनशील होती हैं, और जो प्रकाश होता है उसमें नीला रंग सबसे अधिक पाया जाता है, इसलिए हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। अब प्रकीर्णन के कारण हो रहा है, ये प्रकीर्णन का उदाहरण है, लेकिन प्रकीर्णन कब होता है? धूल एवं धूल के कणों, माध्यम के कणों के द्वारा प्रकीर्णन होता है। लेकिन जहां पे माध्यम ही ना हो तो क्या होगा? तो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा? नहीं होगा। इसीलिए जो अंतरिक्ष होता है, अंतरिक्ष में क्या होता है? निर्वात होता है, वायुमंडल नहीं होता, इसलिए वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होगा। इसीलिए क्या होता है कि वहां पे वायुमंडल नहीं होता, इसलिए प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। इसीलिए अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला, क्योंकि वो किसी भी रंग का प्रकीर्णन नहीं होता है। अब किसी भी रंग का प्रकीर्णन नहीं हो रहा है तो चीज कैसी दिखाई देगी? काली। ठीक है। चंद्रमा से भी आकाश का रंग काला दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अब वहां पे भी वायुमंडल नहीं है तो वहां भी प्रकीर्णन नहीं होगा, तो चंद्रमा से भी आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा उदाहरण है हमारा, स्वच्छ गहरे जल का जो रंग होता है वो भी नीला दिखाई देता है। ये क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो जल के अणु होते हैं नीले रंग के प्रकाश को क्या कर लेते हैं? अवशोषण एवं पुनः उत्सर्जन करते हैं। जो जल के अणु होते हैं ये नीले रंग के प्रकाश को अवशोषण एवं पुनः उत्सर्जन कर लेते हैं, जिसके कारण जो गहरे रंग का प्रकीर्णन, जो गहरे जल का जो रंग होता है वो कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। प्रकाश जितने अधिक
जल से होकर गुजरता है उतना ही अधिक प्रकीर्णित होता है और जल उतना ही अधिक नीला दिखाई देता है। अगला उदाहरण है हमारा, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अब ये हमारा इंपॉर्टेंट उदाहरण है कि प्रकीर्णन जब होता है तो जो सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय जो सूर्य लाल दिखाई देता है वो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उगते एवं डूबते समय सूर्य की किरणें वायुमंडल में काफी अधिक दूरी तय करती हैं। तो जब सूर्यास्त या सूर्योदय हो रहा है तो उस समय क्या होता है, जो सूर्य की दूरी होती है वो हमसे बहुत दूर होती है, सर्वाधिक दूरी पर होता है सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय। तो क्या होता है कि प्रकीर्णन होता है सभी रंगों का। तो जो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है वो बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम जो प्रकीर्णन होता है वो किसका होता है? लाल रंग का होता है। तो इतनी दूरी से जब प्रकीर्णन होता है तो वो जो सभी रंग हैं वो क्या होंगे, वो हमारे चारों ओर फैल जाएंगे। जो सभी रंग होते हैं वो फैल जाते हैं उधर तक, लेकिन जो लाल रंग होता है वो नहीं फैलता। क्यों? क्योंकि उसका प्रकीर्णन कम होता है। तो इसीलिए लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होता है, वो नहीं फैलता है, इसीलिए हमें जो सूर्य होता है वो कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। आई होप आप समझ पाए कि उगते एवं डूबते समय सूर्य की किरणें वायुमंडल में काफी अधिक दूरी तय करके हमारी आंखों तक पहुंचती है। इन किरणों का वायुमंडल में धूल के कणों एवं वायु के अणुओं द्वारा बहुत अधिक प्रकीर्णन होता है। इस प्रकीर्णन के फलस्वरूप जो लाल रंग के अतिरिक्त सभी रंगों का अधिकांश हिस्सा प्रकीर्णित हो जाता है और हमारी आंखों तक केवल कौन सा रंग पहुंच पाता है? लाल रंग पहुंच पाता है, जो सबसे कम प्रकीर्णित होता है, अधिक मात्रा में पहुंचता है। इसलिए हमें सूर्य का रंग कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। आई होप आप समझ पाए। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है हमारा, खतरे का जो साइन होता है वो लाल होता है। क्यों होता है? वही एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि जो रेड कलर होता है उसका जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है। ट्रैफिक पर खतरे का सिग्नल लाल होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अतः लाल रंग दूर तक दिखाई देता है। इसलिए ट्रेन को रोकने की झंडी, क्रिकेट की गेंद एवं अस्पताल की गाड़ी पर बने क्रॉस चिन्ह का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है। दूसरा है, ब्लैक बॉक्स नारंगी रंग का बनाया जाता है। क्यों? ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है? ब्लैक बॉक्स क्या होता है? ये वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा युक्त एक डिब्बा होता है। ये मतलब ये वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, एक कैमरा होता है इसमें और एक डिब्बा होता है। इसे क्या होता है? वायुयानों में रखा जाता है। इसे वायुयान इत्यादि में रखा जाता है। यह वायुयान के अंदर की परिचालन गतिविधियों का, जो ड्राइवर होते हैं, पायलट होते हैं, वहां पे रखा जाता है, वहां की गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। जब कभी यान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसके कारणों की जांच के लिए डिब्बा काम आता है। इसे नारंगी रंग का इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये दूर से ही दिख जाए। क्यों? क्योंकि नारंगी रंग का होता है, इसका भी प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसलिए ये नारंगी रंग का बनाया जाता है। इसे भी देख लीजिए। डॉक्टर सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जो सबसे ज्यादा जो अध्ययन किया था डॉक्टर सीवी रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन पर किया था, जिसे हम रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं, तो उसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब देखते हैं टिंडल प्रभाव क्या होता है। तो टिंडल प्रभाव एक तरीके से प्रकीर्णन को दर्शाता है कि जब किसी कोलाइड विलयन या वायुमंडल के धूल के कणों पर प्रकाश गिरता है तो माध्यम से गुजरती हुई प्रकाश की किरणें दिखाई देती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। कारण क्या होता है? कोलाइड कण बहुत छोटे होते हैं, इसलिए प्रकाश क्या कर देते हैं? प्रकीर्णित कर देते हैं, जिससे किरणें रास्ते में चमकती हुई दिखाई देती हैं। इसके उदाहरण देख सकते हैं। अंधेरे कमरे में खिड़की से आती हुई धूप में धूल के कणों से किरणों का दिखाई देना, इस तरीके से भी देख सकते हैं। धुंध एवं कोहरे में
कार की हेडलाइट की किरणें साफ दिखाई देती हैं। प्रोजेक्ट की रोशनी धुएं धुंध से दिखाई देती है। दूध में लेजर लाइट डालने पर प्रकाश का रास्ता दिखाई देता है। कोराडी विलियनों जैसे दूध धुंध धुआं आदि क्या दिखाते हैं? टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। आसान भाषा में कहें तो जब प्रकाश का रास्ता धुंध धुएं धूल एवं कोलाडी कणों में दिखाई देता है तो इसे क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। जैसे कभी जब देखते हैं जो रोशनदान होता है कमरे का, सुबह के टाइम हम देखते हैं, सुबह शाम के टाइम जब रोशनदान होता है और कमरे में अंधेरा होता है तो रोशनी उधर से आती है तो हमें एक रास्ता दिखाई देता है एक तरीके से, तो वो रास्ता चमकता है, तो उसे क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव के कारण ही होता है। और जब धुंध या कोहरा पड़ रहा होता है तो कार या गाड़ी की जो हेडलाइट की जो किरणें होती है वो हमें क्लियर दिखाई देती है। ये सभी किसके उदाहरण हैं? टिंडल प्रभाव के। आई होप आप समझ पाए हैं। अब बात करते हैं वस्तुओं का रंग निर्धारण। तो वस्तुओं का रंग निर्धारण होता है, वो कैसे होता है वो देखते हैं यहाँ पे। किसी पारदर्शी वस्तु का रंग उसके वस्तु के द्वारा परावर्तित किए गए प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। कहने का मतलब कोई पारदर्शी वस्तु किस रंग को परावर्तित करती है वो रंग ही उस वस्तु का रंग होता है जो हमारी आंखों तक पहुंचता है। वस्तु उसी रंग की दिखाई देगी जिस रंग को वह परावर्तित या उत्सर्जित करेगी। अगर कोई वस्तु मान लो नीली है तो इसका मतलब यह है कि जो वस्तु है वो नीले रंग को परावर्तित कर रही है और जो परावर्तित जो किरणें हैं वो हमारी आंखों तक आ रही है, इसलिए हम उस वस्तु को देख पा रहे हैं। और वो वस्तु हमें कैसी दिखाई दे रही है? नीली दिखाई दे रही है। जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती हैं वो है श्वेत रंग की दिखाई देती है। मतलब कि जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देगी वो वस्तु कैसी होगी? श्वेत रंग की दिखाई पड़ी, मतलब सफेद रंग की दिखलाई पड़ेगी, क्योंकि श्वेत रंग सभी रंगों का मिश्रण होता है। और जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती, तो वह वस्तु कैसी दिखाई देगी? हमें काली दिखाई देगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रंग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। रंगों को कितने भागों में बांटा गया? सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया। पहला प्राथमिक रंग, दूसरा द्वितीयक रंग और तीसरा पूरक रंग। प्राथमिक रंग क्या होते हैं? प्राथमिक रंग वे होते हैं जिन्हें अन्य रंगों के मिश्रण से प्राप्त नहीं किया जा सकता या उन्हें उचित अनुपात में मिलाकर अन्य रंग प्राप्त किए जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक रंग कहलाते हैं। वे रंग जिन्हें उचित अनुपात में मिलाकर अन्य रंग प्राप्त किए जा सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्राथमिक रंग बोलते हैं। प्रकाश के 7 रंगों में लाल, नीला, हरा, इसे नोट करना, लाल, नीला और हरा, ये क्या प्राथमिक रंग है? लाल, नीला और हरा, ये कैसे रंग है? प्राथमिक रंग है। ठीक है। द्वितीय रंग क्या होते हैं? द्वितीय जो रंग होते हैं ये प्राथमिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त होते हैं। मतलब प्राथमिक जो रंग होते हैं लाल, नीला, हरा, इनको उचित अनुपात में मिलाने पर द्वितीय रंग प्राप्त होती है। जैसे लाल और हरे को मिलाएंगे तो पीला रंग प्राप्त होता है, लाल और नीले को मिलाएंगे तो मैजेंटा प्राप्त होता है, नीले और हरे को मिलाएंगे तो कैसा प्राप्त होता है? मोरपंखी नीला रंग प्राप्त होता है। अब पूरक रंग देख लेते हैं। पूरक रंग क्या होते हैं? प्राथमिक एवं द्वितीय रंगों के मिश्रण से प्राप्त रंग क्या कहलाते हैं? पूरक रंग कहलाते हैं। जैसे लाल प्लस मैजेंटा को मिलाएंगे सफेद बनेगा, हरा प्लस मैजेंटा को मिलाएंगे सफेद बनेगा, नीला एवं मैजेंटा को मिलाएंगे सफेद बनेगा। तो इस तरीके से ये जो सफेद होता है ये कैसा रंग होता है? पूरक रंग होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की रंगों की जो वस्तुएं होती हैं उन्हें अलग अलग रंगों का जो प्रकाश होता है, जैसे सफेद रंग का प्रकाश हो गया, श्वेत रंग का प्रकाश हो गया, लाल रंग का प्रकाश हो गया, हरे रंग का, पीले रंग, मतलब सभी प्रकार जो रंग के जो प्रकाश होते हैं उनसे किसी वस्तु को देखने पर, मान लो कोई सफेद वस्तु है, अब उसे हम लाल रंग में देखेंगे, लाल रंग के प्रकाश में, तो हमें कैसी दिखाई देगी? पीले रंग में देखेंगे, पीले रंग का जो प्रकाश होता है उसमें देखेंगे तो वो कैसी दिखाई देगी? या फिर कोई हरे रंग की वस्तु है उसे हम लाल रंग में देखेंगे तो वो कैसी दिखाई देगी? तो उन चीजों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु का रंग है एक तरफ और बच्चे को ये जो रंग प्रकाश है, जो प्रकाश का रंग है वो है।
मतलब ये सफेद प्रकाश हो गया, लाल प्रकाश हो गया, ये हरा प्रकाश हो गया, नीला पीला, और ये नीला प्रकाश हो गया। मतलब वस्तु को हम इन सभी प्रकाशों से देखेंगे, सफेद रंग के प्रकाश से, लाल रंग के प्रकाश से, आदि से, तो वस्तु कैसी दिखाई देती है वो देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो मान लेते, पहले देखते हैं सफेद। अगर कोई वस्तु सफेद है, ठीक है, वस्तु कैसी है, सफेद, अगर उसे हम श्वेत, मतलब श्वेत जो प्रकाश होता है उससे देखेंगे तो वो वस्तु में कैसी दिखाई, सफेद ही दिखाई देगी। ठीक है, समझ में आया? तो अगर किसी भी वस्तु को हम श्वेत प्रकाश में देखते हैं, जैसे कि मतलब सूर्य के प्रकाश में किसी वस्तु को देखते हैं, तो भाई वो वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है हमें। कभी ऐसा तो है नहीं कि उसका रंग चेंज होता, कभी नहीं होता। सफेद रंग, श्वेत जो प्रकाश होता है उसमें किसी वस्तु को देखेंगे तो वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है। सफेद रंग की वस्तु है तो सफेद ही दिखाई देगी, लाल रंग की वस्तु है तो वो लाल रंग ही दिखाई देगी। कब श्वेत प्रकाश में होके देखते हैं तो हरे रंग की है तो हरी ही दिखाई देगी, नीले रंग की वस्तु है तो नीली ही दिखाई देगी, पीले रंग की वस्तु है तो पीली ही दिखाई देगी। ये तो है सफेद के लिए। ठीक है, तो अगर श्वेत प्रकाश में वस्तु को देख रहे हैं हम तो वो उसी रंग, जो वस्तु है, वस्तु का रंग है उसी रंग की दिखाई देगी। लेकिन और जो कलर है और जो ऑल जो बचे हुए जो विभिन्न रंगों का जो प्रकाश है उसमें वो की वस्तु को देखते हैं तो वो हमें अलग अलग रंग की दिखाई देती है। जैसे सफेद वस्तु को अगर हम लाल प्रकाश में देखेंगे तो वस्तु लाल ही दिखाई देगी। ठीक है, और लाल रंग की वस्तु है उसे हम लाल रंग में देखते हैं तो वो कैसी दिखाई देगी, लाल दिखाई देगी। अगर हरी है तो काली दिखाई देगी, नीली है तो काली दिखाई देगी, पीली है तो काली दिखाई देगी। कहने का मतलब यहां से हम देख पा रहे हैं कि अगर वस्तु सफेद है तो जो वस्तु दिखाई दे वो कैसी दिखाई दे रही है, लाल दिखाई दे रही है। और अगर लाल है तो वस्तु कैसी दिखाई दे रही है, लाल। कहने का मतलब अगर वस्तु का रंग सफेद है, उसे किसी भी कलर के प्रकाश में देखें, वस्तु जो प्रकाश का रंग है उसी की दिखाई देगी। जैसे हरे में देखेंगे सफेद वस्तु हरी ही दिखाई देगी, पीले प्रकाश में देखेंगे तो वस्तु कैसी दिखाई देगी, सफेद, पीली ही दिखाई देगी। नीले प्रकाश में देखेंगे तो सफेद वस्तु कैसी दिखाई देगी, नीली। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सफेद वस्तु हमेशा उस प्रकाश के रंग पर ही डिपेंड करती है। ठीक, तो एक तो ये हुआ यहां से कि सफेद वस्तु हमेशा प्रकाश के रंग की दिखाई देगी। दूसरा वस्तु का रंग और प्रकाश का रंग अगर समान है तो भी वस्तु सेम दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे सफेद को लाल में दिखाई दे रहे हैं तो कैसी दिखाई दे रही है, लाल दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि प्रकाश का रंग लाल है तो लाल ही दिखाई देगी। और लाल है उसको भी लाल प्रकाश में देख रहे हैं तो भी लाल दिखाई देगी। इसके अलावा किसी भी वस्तु को किसी भी कलर में देखें वो काली ही दिखाई देगी। ठीक है, जैसे हरी वस्तु को लाल में देख रहे हैं काली दिखाई दे रही है, नीली वस्तु को लाल में देख रहे हैं तो काली दिखाई दे रही है, पीली वस्तु को लाल प्रकाश में देख रहे हैं तो काली दिखाई दे रही है। तो बच्ची कुछ ही जो स्थितियां उनमें कैसे वस्तु दिखाई दे रही है, काली। सेम इसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, हरे प्रकाश के बारे में बात करेंगे। सफेद वस्तु कैसी दिखाई देगी, हरी। लाल है कैसी दिखाई देगी, काली। हरी है, हरे प्रकाश में देख रहे हैं तो ही हरी दिखाई देगी। उसके अलावा सभी स्थितियों में कैसी दिखाई देगी, काली। ठीक है, ऐसे ही पीले में देख सकते हैं हम यहाँ पे, पीले में वस्तु, सफेद वस्तु तो पीली ही दिखाई देगी। ठीक, और पीले में पीली दिखाई देगी। अगर पीली वस्तु है तो पीले रंग में पीली दिखाई देगी। तो दो कंडीशन में, एक तो वस्तु सफेद है पीले रंग में देख रहे हैं पीली दिखाई दे रही है। ठीक है, और वस्तु पीले रंग की है तो पीले प्रकाश में देख रहे हैं तो भी पीली दिखाई दे रही है। इसके अलावा अन्य जो स्थितियां बनती है उनमें कैसी दिखाई देती है, काली दिखाई देती है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हैं नीले रंग में, हम नीले रंग में क्या है, सफेद है कैसी दिखाई देगी, नीली ही दिखाई देगी। नीले रंग की वस्तु है नीले प्रकाश में देखेंगे कैसी दिखाई देगी, नीली दिखाई देगी। इसके अलावा सभी स्थितियों में कैसी दिखाई दे रही है, काली। तो आई होप आप समझ पाए हैं कि कलर, जो विभिन्न प्रकार की जो वस्तुओं का रंग होता है वो विभिन्न रंगों के प्रकाश में किस तरीके से चेंज होता है। आई होप समझ पाए होंगे। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया भी जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में आते हैं, तो इनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही।
तो जो प्रकाश का टॉपिक है ये बहुत लेंदी और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक भी है। तो इस टॉपिक को, प्रकाश के टॉपिक को हम यहीं विराम देते हैं। इसके बाद में कुछ सेशन हम क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने वाले हैं जो आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक आए हैं। तो उसके सेशन कुछ करेंगे हम यहाँ पे एक या दो, क्योंकि बड़ा टॉपिक है तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उनको हम उसी तरीके से देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।